जिस तरीके का अब एक अलग बीजेपी हो गई है, पार्टी विद द डिफरेंस अब वो नहीं रही है, तो कुछ मर्म था आपका, वो क्या कुछ है? तो भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे दवाइयां इस्तेमाल कर रही है जो कदापि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज भ्रष्टाचार आतंक की पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को पहचाना जाता है। जो आप बता रहे हैं, इस तरीके का ये दृश्य, इस तरीके का जो अहम क्यों आ चुका है बीजेपी में? अभी पार्टी में डिफरेंस नहीं है। आज की तारीख में तो ये पार्टी क्या हो गई, कैसी हो गई, मुझे तो समझ में नहीं आता। तब ये याद आया कि संत महात्माओं की पार्टी है, आज ये क्या ठेकेदारों की पार्टी है? क्या आपकी राय है दोनों के बारे में, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो और चाहे अमित शाह साहब? केंद्र उनकी बात को तो स्वीकार करता है, लेकिन आम कार्यकर्ता की बात स्वीकार नहीं करता। वो यही गलती शायद इस भारतीय जनता पार्टी की सबसे घातक गलती है। छिंदवाड़ा में बैठे हैं, एक छिंदवाड़ा की तस्वीर, और बाकी प्रदेश में आप क्या कुछ देख रहे हैं? यहाँ निश्चित रूप से कांग्रेस जीत रही है, मैं कह रहा हूँ, दावे से कह सकता हूँ, और अच्छे वोटों से जीतेगी। लोग तो ये कह रहे हैं पिछली बार की तुलना में ज्यादा वोटों से जीतेगी। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश में दीपक जोशी जी एक ऐसा नाम है जो सभी जानते हैं। आप पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी बनाने वाले एक ऐसे संत पुरुष, एक ऐसे नेता के सुपुत्र हैं जिन्हें पूरा देश जानता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं श्री कैलाश जोशी जी की। वे अब इस फानी दुनिया में नहीं है, लेकिन जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का उनका सफर पूरा देश जानता है। भाजपा के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी, लालकृष्ण आडवाणी जी और बड़े बड़े नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पार्टी को आपने खड़ा किया और एक ऐसा वृक्ष बनाया जो आज सभी को छाया दे रहा है। लेकिन पार्टी विद द डिफरेंस कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी बदल चुकी है। अब अटल आडवाणी की बीजेपी नहीं है, आज मोदी और शाह की भाजपा है। इसे लेकर बहुत सारी बातें होती हैं और हम ये आज स्पेशल बातें इसलिए कर रहे हैं कि कैलाश जोशी जी के सुपुत्र दीपक जोशी जी का मर्म देश ने देखा था जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहा था मध्य प्रदेश के जो 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले। तो बहुत विस्मय हुआ था, सभी लोग अवाक रह गए थे। हालांकि उन्होंने पहले से ऐसे संकेत दे दिए थे कि अब वे उनका बीजेपी में रहना मुमकिन नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के रणनीतिकारों ने, बीजेपी के कर्ता धर्ताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया था और वे बड़े भरे मन से अपने पिताश्री की तस्वीर लेकर कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए थे और कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। उन्हें कांग्रेस ने टिकट भी दिया था, लेकिन कुछ ऐसा रहा कि वो अपने क्षेत्र में फतह नहीं हासिल कर पाए। और अभी इन दिनों जब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए रण सजा हुआ है, एक पूरी जोरदार बिसात बिछी हुई है और उसके लिए दोनों ही दल अपने अपने जो पत्ते चलने चाहिए वो चल रहे हैं। इन सब के बीच पुनः एक सूचना आ रही थी कि दीपक जोशी जी बीजेपी में वापसी कर रहे हैं। एक बार तो ऐसा हो भी गया था जब उन्होंने ये कहा था कि सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं माना जाना चाहिए, और वो नहीं हो पाया था। अब ताजा हालात ये हैं कि कुछ उनका फिर मर्म निकल कर आया है। तो हम जो पूरे का पूरा घटनाक्रम रहा है, हम थोड़ा नेपथ्य में भी लौटेंगे और ताजा घटनाक्रम पे भी बात करेंगे। तो हम चलते हैं सीधे श्री दीपक जोशी जी के पास, हमसे जुड़ रहे हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक विशेष कार्यक्रम में। मैं आरंभ इसी से करूंगा कि हमने एक ताजा बयान अभी सुना, देखा कि सुनने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीतिकार हैं प्रदेश के हैं और देश का तो मुझे नहीं पता, कि कुछ जो जिस तरीके का अब एक अलग बीजेपी हो गई है, पार्टी विद द डिफरेंस अब वो नहीं रही है, तो कुछ मर्म था आपका, वो क्या कुछ है? वहां से हम शुरुआत करते हैं दीपक जी। वटवृक्ष का रूप ले लिया। वो वटवृक्ष परिश्रम और पराक्रम की बदौलत हासिल किया गया। लंबी लड़ाई जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के आने तक लड़ी गई। दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी जैसे असंख्य नेताओं के नेतृत्व में आज ये पार्टी खड़ी हुई। लेकिन इस पार्टी का अंतर जो आज आ रहा है, खास करके मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण में मैं कह रहा हूं, मैं भारत के संदर्भ में नहीं कह सकता, लेकिन मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण में जो कह रहा हूं,
वो ये है कि जैसे पहले ऑर्गेनिक खेती होती थी और एक केमिकल खेती होती थी। आज एक केमिकल से लगने वाला पेड़ लगने लगा, इसमें दवाइयां ऐसी ऐसी डाली जा रही है, जैसे कहा जाता है ना कि दवाइयां घातक होती है, कितनी बार उस रिसोर्स को खत्म कर देती है जड़ से। तो भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे दवाइयां इस्तेमाल कर रही है जो कदापि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज भ्रष्टाचार, आतंक भय की पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को पहचाना जा रहा है। मैंने भाजपा जिस चीज के लिए त्यागी थी, मुझे लगता है कि मेरी आवाज को कहीं ना कहीं सुना गया है और भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन आया है। आपने देखा स्वयं, जिस नेतृत्व के खिलाफ मैंने आवाज उठाई थी। लेकिन आज जब माहौल भारतीय जनता पार्टी में लोगों का आने का हुआ, कहीं ना कहीं ये कहा गया कि मोदी जी के नेतृत्व देश के लिए आवश्यक है। मुझसे भी मेरे पिता तुल्य कार्य जो पिताजी के साथ काम करते थे, इससे बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि अब आपको आ जाना चाहिए पार्टी में काम करना चाहिए। तो मैंने कहा देखिए, मैं पार्टी छोड़ के गया था, इसलिए मैं पार्टी में वापस पहल करूं ठीक नहीं रहेगा। आप पहल करें, अगर पार्टी मुझे बुलाएगी तो मैं आऊंगा। और आपने देखा कि 9 मार्च को प्रेस रिलीज जारी हुआ बीजेपी की तरफ से या जिसकी भी तरफ से, उसमें कहा गया है कि दीपक जोशी, अरुणोदय चौबे और एक और कोई पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे 11 मार्च को। 9 मार्च को दोपहर को माननीय वी.डी. शर्मा जी का और उसके थोड़ी देर बाद नरोत्तम मिश्रा जी का फोन आया और फोन में मुझसे कहा गया कि आप पार्टी में आ रहे हैं, आपको पार्टी में लिया जा रहा है, लेकिन अभी आपको 2 लोगों के घर जाकर उनसे माफी मांगना पड़ेगी। तो मैंने कहा कि देखिए, मैंने गलती की है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। अगर आपको लगता है तो मैं उस गलती के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं से माफी मांगने के लिए सार्वजनिक रूप से तैयार, लेकिन 2 व्यक्तियों के घर जाकर मैं कदापि ये काम नहीं करूंगा। और अगर आपको लगता है कि शर्त आपकी है तो मैं आज ही वापस कांग्रेस में लौटता। और उसी समय मैं कांग्रेस कार्यालय गया। वहां राजीव सिंह जी जो प्रदेश के हमारे प्रभारी थे वो मिले, प्रकाश जैन जी मिले, उनसे मैंने चर्चा की। चर्चा के बाद माननीय दिग्विजय सिंह जी से, माननीय कमलनाथ जी से, जीतू पटवारी जी से, राहुल भैया से, अरुण यादव जी से, इनसे सबसे चर्चा की। और मैंने कहा कि जहां मेरे लगता है पार्टी का आवश्यक मैं आऊंगा। 12-13 मार्च को देवास में कार्यालय का उद्घाटन था, उसमें मैं गया। फिर मुझे लगा कि माननीय कमलनाथ जी की सीट पे चुनाव बहुत नजदीक है छिंदवाड़ा पर, और यहाँ मेरा कुछ लोगों से पहचान भी है। इस नाते से मैंने कहा कि मैं छिंदवाड़ा जाता हूँ। मैं 14 तारीख तक छिंदवाड़ा में पार्टी का काम करूंगा, उसके बाद जहां पार्टी मुझे भेजेगी वहां मैं काम करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी शायद छिंदवाड़ा में ही हैं और लगातार आप वहां काम कर रहे हैं। दीपक जी, एक चीज ये देखी गई है कि बीजेपी में थोकबंद कांग्रेसियों को लिया जा रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को लिया जा रहा है, देश भर में हम देख रहे हैं कि जिन पे अनेक अनेक दाग हैं। और बार बार फिर ये भी सवाल उठती है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन, आपने तो स्वयं कह दिया था कि सुबह का भूला शाम को, और आपसे कह भी दिया गया था। फिर ये सब कुछ माफी मांगी जाए, और इस तरीके का आप भी देखिए 1980 से आप छात्र राजनीति से लेकर, और आपने तो विरासत में अपने पिता से एक गुट्टी के तौर पर राजनीति और खासकर जो विचारधारा है, जनसंघ हो फिर भारतीय जनता पार्टी हो, वो आपने पाया है। रग रग में आपकी बीजेपी भी बहती है, जनसंघ भी बहा है, आपने संघ को भी, उसमें भी दीक्षा शिक्षा का आपका एक वक्त रहा है। तो ऐसे में आखिर हो क्या गया है कि इतना ये जो कह लीजिए कि एक जो अहम की बात आती है, अहम कैसा कि आइए पहले हमसे माफी मांगिए, क्या अब हम हो गई ये पार्टी, मतलब सिर्फ मैं तक सीमित हो गई, हम नहीं रही है, क्या आप पाते हैं? संजीव भाई, मेरे पिताजी ने इस पार्टी को गढ़ा है बिल्कुल। और मेरे पिताजी बहुत स्पष्टवादी रहे हैं। जी। डांटने में कभी भी हमको वो कोताही नहीं बरतते थे। जहां गलती करते थे वहां हमको डांट के और ऐसी डांट पड़ती थी कि जो हमको एक डर लगने लगा। हमारे परिवार में तो ऐसा वातावरण रहा कि पिताजी आते ही सब लोग भग जाते थे, क्योंकि अब डांट पड़ेगी, अब डांट पड़ेगी, अब डांट पड़ेगी। इसलिए हमारे परिवार में उनका जो स्थान रहा वो लगभग हमारे पूरे परिवार में रहा। लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच भी मैंने देखा बहुत से नेता मेरे पास आते थे, क्या जोशी जी ने हमको ये बोल दिया, उनसे बोलो कि हमको कमरे में बोल दिया, सार्वजनिक रूप से क्यों बोल दिया। लेकिन वो जोशी जी के साथ रहे, मैं नाम भी ले सकता हूँ, जैसे गोपाल भार्गव जी जैसा आदमी, विजय शाह जी जैसा आदमी, ये अक्सर हमसे कहते थे कि आज जोशी जी ने बात बोली। जोशी जी हमारे लिए बहुत आदरणीय, लेकिन हम जोशी जी हमें जो बात कह रहे थे वो कमरे में कहते थे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे जोशी जी मुझे के उसको मुझे दीपक भाई, मुझे याद है, मैं तो मतलब बहुत 3.5 दशक से कुछ ज्यादा का वक्त पत्रकारिता में हो गया, और मैंने उनसे खूब इंटरव्यूज किए, सारी चीजें रही। मुझे याद है कि जब
संकट पैदा होते थे तो भारतीय जनता पार्टी के द्वार पर, और मुझे याद है कि बीजेपी दफ्तर में बाहर बैठा दिया जाता था और जोशी जी को देखकर ही लोग भय से लौट जाया करते कि दादा बैठे हैं और वो डांट देंगे, और वो बड़े प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, अधिकार पूर्वक डांटा करते, नहीं जाइए काम करिए, ये आपका काम है, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, बड़े बेवाक और मतलब कहीं कोई लाग लपेट नहीं होता था। और बीजेपी, वास्तव में जो बीजेपी है वो ऐसे ही लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, उसमें आपके पिताश्री का योगदान है। तो फिर ये सब जो आप बता रहे हैं, इस तरीके का ये दृश्य, इस तरीके का जो अहम क्यों आ चुका है बीजेपी में, क्यों नहीं सीखा अपने ऐसे पुरुषों से, संत पुरुषों से? मुझे कुशाभाऊ ठाकरे जी को भी रिपोर्ट करने का अवसर मिला, मैंने प्यारेलाल खंडेलवाल जी को भी रिपोर्ट किया है। संगठन को जो गढ़ा गया था, कहां बीजेपी किस राह पर चल पड़ी? संजीव भाई, मैंने पहले जब कांग्रेस ज्वाइन की थी उस दिन एक विशिष्ट व्यक्ति पर आरोप लगाए थे जी कि पैसा कहां से आया वो बता दें। आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। जी। आज ही पता चला कि आरजीबीपी के वाइस चांसलर सुनील कुमार जी को गिरफ्तार करके रायपुर में गिरफ्तार किया गया और उन पर 30,000 रुपए का इनाम था। ऐसे सुनील कुमार जी को गिरफ्तार किया गया। इनकी नियुक्ति जब हुई थी तब मैं उस विभाग का मंत्री था जी। मंत्री रहते मैंने इस नियुक्ति को रोका था। मैंने कहा था गलत नियुक्ति हो रही, इसको रोका जाए जी। उस समय उनकी जो सिफारिश की थी वो आज मध्य प्रदेश भाजपा के सिरमौर है जी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस आधार पे चलेगी? और ये अंतर्द्वंद कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में काम कर रहा है और मेरे जैसे असंख्य कार्यकर्ता आज इस अंतर्द्वंद से जूझ रहे हैं, क्योंकि हमने पार्टी जिस चीज के लिए बनाई थी, क्या उस उद्देश्यों को हम पूरा कर पा रहे? और इन्हीं लोगों का आज सत्ता में, संगठन और सत्ता पे काबिज हो गए। और काबिज होने के बाद मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ने जब अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में, अपने मुख्यमंत्री काल में, मंत्री काल में, नेता प्रतिपक्ष कार्यकाल में कुछ बातें इनको कही होगी, उस बातों का बदला, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा, बदला दीपक जोशी से लिया जाए, ये काम शायद ये लोग बखूबी कर रहे हैं। एक तो मैं सीधा सीधा उदाहरण दे दूं जी। आपको याद होगा शिवराज सिंह चौहान वर्सेस विक्रम वर्मा एक अध्यक्ष का चुनाव हुआ था जिसमें हार गए शिवराज सिंह चौहान मेरे पास आए, बोले कि माननीय जोशी जी को बता दो कि मेरी मदद करें। मैंने, भाई साहब हम पिताजी को कभी ये काम कर नहीं सकते और ये हमारे से हो नहीं सकता जी। शिवराज जी चुनाव हारे, विक्रम वर्मा जी प्रदेश के अध्यक्ष बने। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जो हुआ। लेकिन संजीव भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, पिताजी को तो फिर राजनीति का संत का दर्जा है, लेकिन हमारे परिवार की भी मैं गारंटी लेता हूं, मेरे सहित मेरे पूरे परिवार की, कि हमने गलतियां की होगी लेकिन बेईमानी हमने कभी नहीं की। इस बेईमानी से लड़ने का प्रयास हमने जरूर किया और उस प्रयास में ही उनके निशाने पे आ गए जो बेईमान लोग थे। मैं साफ रूप से कह रहा हूँ कि जो बेईमानी को बढ़ावा दे रहे थे, अरे पार्टी फंड के नाम पे, पार्टी के करले के नाम पे, पार्टी को चलाने के नाम पर ठाकरे जी ने जो व्यवस्था की थी कि आप आजीवन सहयोग निधि दीजिए, दीपक जोशी 1,000 रुपए देगा तो हर साल दीपक जोशी 1,000 रुपए देगा, संजय सिराज तो 500 रुपए देगा तो संजय सिराज तो 500 रुपए देगा। उसी से पार्टी का बजट बनता था, उसी से पार्टी चलती थी। तो पार्टी में डिफरेंस वहां तक थी, अभी पार्टी में डिफरेंस नहीं है। आज की तारीख में तो ये पार्टी क्या हो गई, कैसी हो गई, मुझे तो समझ में नहीं आता। आज मैं छिंदवाड़ा में था, संजीव सक्सेना जी के बारे में पता चला कि उनके ठेके हैं, एक और विधायक जी के ठेके हैं। सिर्फ ठेकेदारों की पार्टी बनाकर पार्टी को ठेके में दे देना। अपना जो इनसे रूट के जो निकले हैं अभी, उनके सुपुत्र अजय सक्सेना और दोनों पिता पुत्र जो पूर्व एमएलए जो हैं दीपक सक्सेना, और इन्हीं की बात कर रहे होंगे, इन्हीं के ठेकों की बात कर रहे हैं शायद। जी जी, मैं यही छिंदवाड़ा पब्लिक से मैंने पूछा जी, तो मुझे लगा कि यार राजनीति में ऐसे लोगों का लाना जरूरी है। अरे एक तरफ हम जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी में बहुत से संत महात्मा आए थे, तब ये कहा था कि संत महात्माओं की पार्टी है, आज ये ठेकेदारों की पार्टी है। जिस प्रकार के लोग आ रहे, जिस प्रकार के लोगों को जिन पे आरोप सिद्ध हो गए, जिनका कि कानूनी रूप से कहीं ना कहीं वो हो गया, आज उनको बढ़ावा देने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो ये ठीक मुझे नहीं लगता। राजनीति की वो दशा ठीक नहीं है। मैं जिस पार्टी में रहा, पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को मन से मैं जानता हूँ, मन से इतने टूटे हुए हैं
कि उनको और तोड़ने का काम नहीं किया जाए, वापस पार्टी को उस विचारधारा पे लाया जाए जो कृष्णा ठाकरे जी, प्यारेलाल जी खंडेलवाल, जोशी जी, पटवा जी, सारंगी जैसे लोगों ने की है। ये मेरी मैं अब उनसे विनय कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ, और अगर वो बोलते तो मैं हाथ जोड़ के भी उनसे कह सकता हूँ कि आप कम से कम वहां तो चलो, उस विरासत को तो रखो, उस विरासत को तिलांजलि देकर आप तो सिर्फ एक इस प्रकार से लोगों को बुलाने का, आमंत्रण देने का आपने कार्यक्रम बना लिया कि जो देखो वो आज पार्टी में सम्मिलित, लेकिन उसके पीछे का उदाहरण मैंने देखा। यहाँ 3 लोगों को मैंने पता करा, कोई रेत के धंधे में है, किसी की पत्नी के खिलाफ कोई जांच बैठी हुई है। तो क्या ऐसे लोगों को आप पार्टी में लोगे? और क्या करना चाहते हो आप? संदेश क्या देना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल दीपक भाई, मुझे याद है मैंने तो वो आपका सोमवार का दफ्तर, छोटा सा दफ्तर जिसमें एक एक कमरे में कई कई लोग बैठा करते थे, पीर गेट का वो जिला कार्यालय जहां पर छोटा सा 3वीं माले का, उस पे भी रिपोर्ट किया है, उसमें एक बहुत छोटे से उसमें। आज बड़ा लगता है कि ठीक है, जब आपको सत्ता मिलती है, जब आपका ऐश्वर्य बढ़ता है तो आप बढ़ते चले जाते हैं, और उसमें कई अवगुण भी आते हैं। उसमें अवगुण का शब्द का इस्तेमाल करना कोई गलत नहीं होगा, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है, कितना दर्द बयां करते हैं, क्योंकि आप देखिए 3 बार के आप विधायक हैं, आप मंत्री रहे हैं, और आपने बड़े नीचे से ऊपर तक गए हैं। आपको कभी जो पार्टी में पिताश्री का मुझे पता है अच्छे से कि आपको वैसा साथ या सानिध्य आपने अपने बल पर, अपनी दम पर अपने आप को खड़ा किया। ठीक है, आप एक उनका पुत्र होना, सुनील गावस्कर के पुत्र यदि रोहन गावस्कर थे तो रोहन को करना पड़ा, वहां रणजी भी खेलना पड़ा, सब करना पड़ा, तभी जाके एक जगह उनको मुकाम मिला, पहुंचे। तो वैसा कुछ आपने किया। आज किस तरह की शिकायतें आप पाते हैं जो आपके पुराने साथी हैं, भले ही आप आज बीजेपी से कांग्रेस में है, लेकिन जब आप कहीं जाते हैं और जो पुराने लोग मिलते हैं, आपने कहा पिता तुल्य लोग मिलते हैं, तो उनका दर्द, उनका मर्म क्या होता है? देखिए, मैं आज चूंकि आप बात हो रही, खुली बात हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल आपने रघुनंदन शर्मा जी का इंटरव्यू सुना है? बिल्कुल, मैंने बात भी रघुनंदन की उनसे, शर्मा मैंने भी बात की वो उनसे। जनसंघ के जमाने के कार्यकर्ता रहे, उससे आज स्थापित होकर वो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है, जी वरिष्ठ मार्गदर्शक है। उनकी पीड़ा क्या थी उन्होंने टीवी में बता दी, जी उन्होंने साक्षात्कार के दौरान बताई। ये पीड़ा लगभग गाये बगाए हर कार्यकर्ता की है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि महाभारत में भीष्म और द्रोण किस कारण से रुके? धर्म के साथ थे, लेकिन लड़ाई में उधर ही रह गए, और कुछ लोग खुल के आए और लड़ाई को लड़ा। तो मैं तो कह रहा हूं कि आज मैं लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि ये युद्ध है, ये राजनीतिक युद्ध ही है, रूप में स्वीकार करते, सिद्धांतों नीतियों के लिए लड़ते लड़ते अगर हमको काम करना है तो जितनी परिश्रम से उससे कर सकते, पराक्रम से, वो करने का हम प्रयत्न करेंगे। सिद्धांत और नीतियों की राजनीति आज बची नहीं। मैं साफ कर, कोई पार्टी अगर ये कह रही, मैं जिस पार्टी में, वहां से लेकर दूसरी पार्टियों तक, कि विचारधारा आधारित पार्टी, तो विचारधारा लगभग सब समाप्त होगी। पहला विचारधारा, सत्ता को प्राप्त करो, सत्ता के लिए जो भी कर सकते हैं वो करो। वो इस लोकतंत्र को कितनी चोट पहुंचाते हैं पहुंचाए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण जिसमें कहा था कि सत्ता आती है जाती है, लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहेगा। एक वोट के खातिर लोकतंत्र को जिंदा रखने का प्रयास अटल जी ने किया, लेकिन यहाँ 29 के 29 लोगों को पैसा भी दिया, साधन भी दिया और सत्ता हासिल की। क्या ये राजनीति का स्वरूप हम देखने के लिए आए? इस विकृत स्वरूप को बचाने के लिए मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। कांग्रेस इसे स्वीकार करे तो मैं कांग्रेस के साथ, मैं तो कांग्रेस का हूं, कांग्रेस में रहूंगा। स्वीकार करे तो ठीक, लेकिन अपनी लाइन के आधार पर मैं अच्छे लोगों के साथ मिलकर इस व्यवस्था को जुड़कर प्राण प्राण तक पूरी प्रयत्न से कोशिश करूंगा कि ये व्यवस्था फिर से स्थापित हो। हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जो पहचान हमारी बनी है, इमरजेंसी को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन इमरजेंसी के बाद सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। श्रीमान मोरारजी देसाई को इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री बनाया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने कांग्रेस के बाद। तो ये सत्ता हस्तांतरण हमारे यहाँ होता है, लेकिन सत्ता को प्राप्त करने का इतना विभत्स प्रयास जो आज हो रहा है मध्य प्रदेश में कि 29 में से 29 लाना, और छिंदवाड़ा गांव गांव में देख रहा हूँ किस प्रकार से लोगों में भय और आतंक का वातावरण बनाया जा रहा है। और कमलनाथ जी की एक शख्सियत यहाँ पहचान के रूप में स्थापित है। इन दोनों का अंतर्द्वंद में देखने का लग रहा है। अच्छा आदमी अगर राजनीति में है तो मुझे लगता है वो सर्वाइव करेगा। कमलनाथ जी आज 43-44 साल से जिले के नेता, जो कि कलकत्ता के रहने वाले थे, लेकिन आज छिंदवाड़ा के रग रग में बच्चों तक समाहित हो गए। तो ऐसे दृष्टिकोण में अच्छे लोग राजनीति में आए, अच्छी पहचान के साथ इस लोकतंत्र को बचाएं। ये प्रयास हम सब लोगों का होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जन से भी यही अपील करता हूँ।
नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। अटल जी, मुझे याद है उन्होंने कहा था मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा, यदि कहीं मुझे सत्ता पानी है तो वो चिमटे से भी मैं उसको नहीं कोशिश करूंगा। एक चीज ये थी। एक से जरूर दीपक भाई जानना चाहूंगा, देखिए आप आज नेतृत्व जो है, आपने भले ही कहा मध्य प्रदेश की हम बात करें, लेकिन आपने देखा है अटल जी का दौर देखा, आडवाणी जी का दौर देखा, मुरली मनोहर जोशी जी को, लंबी फहरिस्त है। आप अध्यक्ष भी आपके मतलब राजनाथ सिंह जी रहे, नितिन गडकरी जी रहे, लंबी फहरिस्त है जिन्होंने पार्टी को पार्टी बनाया। लेकिन आज जो आपका नेतृत्व है, मतलब आप छोड़ दीजिए, अब आप मतलब पूर्व नेतृत्व कहूंगा उसको, क्या आपकी राय है दोनों के बारे में, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो और चाहे अमित शाह साहब हो? बड़ी बेबाकी से आप बात कर रहे हैं, तो अब जो जो कुछ भी कहीं एक थोड़े से दोष से आए हैं, ज्यादा दोष आ गए हैं पार्टी में, तो उसमें नेतृत्व को कहां आप चूक मानते हैं, या क्या, कैसे आप उसको देखते हैं? उस पर जरूर आप प्रकाश डालिए हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, मैंने कोशिश की थी श्रीमान नड्डा जी से बात करने की। मैं 4 घंटे तक 5 घंटे तक उनका वेट भी किया, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पाया। अमित शाह जी तक भी मैंने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया, मैं वहां तक भी नहीं पहुंच पाया। कुछ केंद्रीय नेतृत्व तक मैंने कोशिश की कि ये बात मैं रख सकूं, लेकिन वहां तक भी नहीं पहुंच पाया। आज मध्य प्रदेश का जो राजनीतिक नेतृत्व है, उसका आभा मंडल केंद्र के सामने शायद छोटा है, बड़ा है। केंद्र उनकी बात को तो स्वीकार करता है, लेकिन आम कार्यकर्ता की बात स्वीकार नहीं करता। और यही गलती शायद इस भारतीय जनता पार्टी की सबसे घातक गलती है, और इसी का परिणाम भारतीय जनता पार्टी को आगामी समय में भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप सच्चे लोगों को और अच्छे लोगों को नेतृत्व नहीं दोगे, तब तक जिस प्रकार से आज आरोपों के साथ भारतीय जनता पार्टी गिरी मध्य प्रदेश में, उस प्रकार के आरोप से आज नहीं तो कल आप भी घिरोगे। और वो घिरने का परिणाम ये होगा कि वो मेहनत जो असंख्य कार्यकर्ताओं ने की 57 से लेकर आज तक, उस मेहनत को एक निरर्थक साबित किया जाएगा। मैं माननीय मोदी जी को, क्योंकि आज वैश्विक छवि है उनकी, और वैश्विक छवि होने के आधार पर जिस प्रकार की राजनीति में उनके सहयोगी लोग हैं, मैं नहीं कहता कि सब गलत है। बहुत से लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम भी हो रहा है, देश के हित में भी काम हो रहा है। लेकिन इस काम के साथ साथ हम उस नर्सरी को, उस पौधे को जो आगामी समय में तैयार होगी, अगर वो गलत तैयार हो गई, तो जैसे मैंने कहा था कि पहले ऑर्गेनिक पेड़ था, अब केमिकलाइज्ड पेड़ हो गया। अगर ये अशोक चौहान, अजित पवार, हमारे हजारों इस हजार प्रकार के करोड़ के जो नेता होंगे, हजारों हजार करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोपी लोग हैं। दीपक इस भाई, एक प्रकार चीज के और हम भी। हाँ, जी जी, इस कंटिन्यू। प्रकार के हमारे नेता होंगे, तो हम जनता में क्या संदेश देंगे? हम जनता में क्या संदेश देंगे? पार्टी विद डिफरेंस तो अब रह नहीं गई, जी पार्टी विद अदर भी नहीं रह गई। हम तो सबके साथ सबका विकास करने वाली बात कर रहे हैं। तो विकास को तो छोड़ दिया, और कहीं ऐसे लोगों को जोड़कर पार्टी का विनाश करने की व्यवस्था हो रही है। इससे पार्टी नेतृत्व को चेतना चाहिए। मैं जिन जिन लोगों के आपने नाम लिए, उनका नेतृत्व देश के लिए जो जरूरत थी, उस जरूरत की पूर्ति उन्होंने काम किया। मैं उनके नेतृत्व पे कोई बात उठाना नहीं चाहता, न मैं उस स्तर का नेता। जी जी जी। मैं दो तीन सवाल में खत्म कर दूंगा। तो चुनावी चंदे को लेकर आपको कैसे फील्ड में क्या वो मिल रहे हैं? आपकी पार्टी के लोग भी कहीं ना कहीं, जब आप ऑन कैमरा ना होते होंगे या आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करते होंगे, तो क्या निकल कर आता है? वो चुनावी चंदा इतना बड़ा एक स्कैम के तौर पे सामने आ रहा है, जिसको लेकर आप कांग्रेस घेरी रही है, कैसे उसमें क्या डिफेंड करना पड़ता है? क्या आप सवालों का सामना करते हैं दीपक जी? संजीव भाई, कहा तो ये जाता है कि वर्तमान समय में जितने भी आयोजन होते हैं, वो 2 नंबर के पैसे से होते हैं। 1 नंबर का पैसा तो लगता ही नहीं है। आयोजन का खर्चा 10,000 दिखाया जाता, खर्चा 10 लाख का है। पैसा कहां से आया? सवाल ये है, नेता लोग जो 1 साल 2 साल किसी पद पर रह लेते हैं, साइकिल ली थी, आज फॉर्च्यूनर एंडीवर में घूम रहे। मेरे तो देख देख के कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता। मेरा बेटा जो है वो भी राजनीति में है, लेकिन वो भी कभी भी आश्चर्यचकित करता है कि पापा ये तो 5 साल विधायक रहे और इनके पास फॉर्च्यूनर है, आपके पास तो गाड़ी भी नहीं है। आप अपन इतना छोटे से मकान में रहते हैं, आप ट्रेन में जाते जाते रहते हो। मैंने कहा देखो, अपने को जो विरासत मिली, उस विरासत को संभालना है, अपने को अपना काम करना है। अपन उस राजनीति के रूप में नहीं जाए जिस रूप में बाकी लोग गए हैं। लेकिन चंदे के बाद आपने उठाया कि मैं भी 5 चुनाव लड़ा, 5 चुनाव लड़ा। वहां के कार्यकर्ता आपको स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, चंदे में अच्छे लोगों की भागीदारी हो सकती है, और वो अच्छे लोगों की भागीदारी। मेरे पिताजी के बारे में कहा जाता है कि पहले सबसे ज्यादा फंड कलेक्टिव करने वाले भाजपा के नेता रहे, क्योंकि उनको फंड देने वालों को विश्वास था। सम्मानीय राहुल बजाज जी के ऑफिस में मैं स्वयं था पिताजी के साथ। राहुल बजाज का मध्य प्रदेश में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उन्होंने पिताजी के कंधे पर हाथ रखा, जोशी जी आप आए, उसलिए आपकी पार्टी को पैसा दे रहा हूं मैं।
जी। क्योंकि आप आए हो, आपके बारे में सुना है मैंने कि राहुल बजाज जी के शब्द थे, मैंने सुना है। तो ऐसे दृष्टिकोण में राजनीति विश्वास के आधार पर की जाती है, लेकिन अनर्गल खर्चों के माध्यम से मुझे नहीं पता कि जिस कार्य के लिए सामान्य रघुनंदन शर्मा जी ने बात उठाई थी कि जोशी जी, पटवा जी, ठाकरे जी, प्यारेलाल जी की लाखों की यादें समाई थी, उसको ध्वस्त कर दिया आपने। आपने उसको ध्वस्त कर दिया, उसकी जगह आप 200 करोड़ का एक आलीशान कार्यालय बना रहे हो। अरे कम से कम उनकी याद तो रखते कि यहाँ ठाकरे जी सोते थे, यहाँ पटवा जी, प्यारेलाल जी सोते थे, यहाँ नाना जी थे, गुप्ता जी बैठते थे, यहाँ अटल जी आके विश्राम करके गए थे। आपने उस याद को ध्वस्त कर दिया। तो मेरा ये कहना पैसे में अच्छा, दूसरा आरोप तो सिद्ध हो गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड में जिन्होंने हजारों का घाटा दिखाया, करोड़ लाखों का चंदन किया, कहां से आ गया जो घाटा दिलाने वाला? और सबने इसके मजे लिए। राम नाम के लूटे, लूट सके तो लूट। लेकिन मेरा मानना है कि चुनाव आयोग को इस पर सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। कोई भी जिम्मेदार है वो अपना हिसाब दे इलेक्ट्रल बॉन्ड का, कहां खर्चा किया उन्होंने, क्योंकि पैसा आया और जिन्होंने गलत पैसा दिया उनको तो निश्चित रूप से आज की तारीख में गंभीर अपराधी मानते हुए जेल के अंदर कर देना चाहिए। एक तरफ तो आप केजरीवाल जी को करते हो, दूसरी तरफ इनको क्यों नहीं कर रहे? इनका तो सिद्ध हो गया ना कि अपने बैलेंस शीट में हजारों का काटा और लाखों रुपए चंदा दे दिया। कहां से आया? स्पष्ट रूप से 2 दिन पहले ईडी का छापा पड़ा, दूसरे दिन चंदा आ गया। जिसने कोई दवाई बनाई, वैक्सीन बनाया, उसने चंदा दे दिया। तो चंदे का धंधे से राजनीति नहीं चलना चाहिए और ये पहली बार उजागर हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पे हुआ है। तो मैं तो मानता हूँ कि भारतीय न्याय प्रणाली पर जनता को विश्वास जिस प्रकार से उसको बढ़ाने का काम इस प्रणाली से हुआ है, तो ये काम निपटना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ इलेक्शन में काले धन का दुरुपयोग रोकने के लिए जनता को एकत्रित हो जाना चाहिए। झंडा लगाया, झंडे का हिसाब पूछो कि कहां से लाए आप, ये होना चाहिए। क्योंकि आज जिस प्रकार से चुनाव को चकाचौंध और ग्लैमराइज बनाया जा रहा है, नेताओं के भाषण तो कम मत दूसरे कार्यक्रम ज्यादा होते हैं, इवेंट्स होते हैं। आज इवेंट वाले कार्यकर्ता नहीं कर रहे, इवेंट वाले आयोजनों को संभाल रहे। अरे तुम्हारे पास कार्यकर्ता नहीं, इवेंट वाले काम करेंगे। तो ये परिदृश्य संजीव भाई बहुत भयावह है मध्य प्रदेश हमारे देश के लिए। लोकतंत्र में हम सबसे बड़े लोकतंत्र में है, आज भी जनता का विश्वास है, सबसे बड़ी बात है। सब कुछ होते हुए अलग अलग धर्म, अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, उसके बाद भी लोकतंत्र में विश्वास है। तो विश्वास को बढ़ाने का काम हम सब लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने देखा है वो चने फुटाने खाकर, एक आधा कप चाय पीकर, दरी खुद बिछाकर और चुनाव भी लड़ लिया, सारा कुछ होता था। दीपक भाई, एक चीज जरूर जानना चाहूंगा, आपने जो जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी को अलविदा कहा था, उसमें एक पिताश्री का जो आपका उनका एक चाहते थे कि उनकी विरासत संजोए रखें और उनका एक केंद्र स्थापित हो, क्योंकि अब आप सत्ता कांग्रेस को नहीं मिल पाई, वो किस स्तर पर है, छोटा सा उसको बताइएगा, फिर मैं अंतिम प्रश्न करके खत्म करूंगा। संजीव भाई, 2 बातें मैं कमलनाथ जी के साथ क्यों गया जी। कमलनाथ जी ने मेरे पिताजी को स्मारक बनाने के लिए, उस समय मुख्यमंत्री थे, 3 मिनट में जमीन लौट की थी, 3 मिनट में, और मुझे कंधे पे हाथ रख के कहा था कि दीपक स्मारक भी हम बनाएंगे, काम भी हम करेंगे। जी। और मेरे ख्याल से 15वें-16वें दिन उनका फोन भी आया मेघलानी जी का कि भाई साहब का है कि आप किस प्रकार से बनाना चाहते हैं, ड्राइंग डिजाइन भेजे, हम उसको आगे कार्य रूप देंगे। जी। वो तो हुआ नहीं, सत्ता परिवर्तित हुई, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बन गए। शिवराज जी को वहां से विधानसभा का एक विधायक जिताना था, क्योंकि उनको तो सत्ता में बने रहना था ना। श्रीमान सिंधिया जी, श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वी.डी. शर्मा जी थे, शायद राकेश सिंह जी, पता नहीं, सब लोग उस दिन हार्ड डिप्टिया में मौजूद थे। 14 जुलाई 2019 या 2020 उनके सामने कहा गया कि हम इस चीज को बनाएंगे। और दूसरी, जोशी जी की एकमात्र इच्छा थी कि बागली को जिला बना। तब शिवराज जी ने कहा था कि प्राण जाए पर बचन ना जाए, मैं ये काम पूरा करूंगा। जी। इन दोनों बातों को लेकर मैं शिवराज जी के पास पूरे उनके कार्यकाल के दौरान गया, वी.डी. शर्मा जी के पास गया, प्रदेश के नेतृत्व के पास गया, लेकिन वो स्मारक आज भी कंप्लीट नहीं, आज की तारीख में भी हार्ट प्रक्रिया में कंप्लीट नहीं है। मैंने शिवराज जी से एक ही बात बोली थी, भाई साहब आप पूर्व मुख्यमंत्री बनने वाले, शायद आपको पहले से हिंट हो गया, तो आपने पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जो मकान मिला उसके बगल में सम्मानित नंद कुमार सिंह जी चौहान का मकान तोड़ के एक आलीशान मकान बना लिया। 74 बंगले की जगह 74 बंगले 73 बंगले हो गया वो। हाँ, 73 बंगले हो गए, वो बंगले ही खत्म हो गया। जो नंद कुमार सिंह जी चौहान का जो मेरे तो आदर्श पुरुष है नंदू भैया, जो मुझे राजनीति में लाए, जिनने मुझे भाषण देना सिखाया, जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया, वो नंदू भैया की स्मृति को विस्मृत कर दिया।
तो मैंने कहा आपने अपने लिए काम करिए, मेरे पिताजी के लिए नहीं काम कर पाए। आज भी वो अधूरा है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं। भोपाल के वो 10 साल सांसद रहे, भोपाल में उनका कोई नामो निशान नहीं है आज की तारीख में। घोषणाएं जरूर है कि भोपाल में ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। जिला देवास रहा जहां उन्होंने अनशन किया 7 दिन अस्पताल के लिए, वो बागली के विधायक थे, लेकिन जिले का अस्पताल अच्छा होना चाहिए ताकि मरीज हमारे से रेफर हो तो इलाज हो जाए। उसके लिए 7 दिन अनशन किया, अस्पताल उनके बना। लेकिन आज उस देवास में उनके लिए कोई नामो निशान नहीं है। क्या ईमानदारी का नामो निशान नहीं होगा? सिर्फ ग्लैमराइज नेताओं का नामो निशान होगा जो आपको ग्लैमर के साथ आगे बढ़ने दे। मेरे पास, मैं इतना बता दूं संजीव भाई, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बड़े बड़े आयोजन कर सकूं। हम प्रतिवर्ष उनकी पुण्यतिथि पे और जन्म जयंती पे छोटे छोटे आयोजन करते हैं और उन आयोजनों को अपने हिसाब से कर पाते हैं। लेकिन बड़े बड़े आयोजनों में देखा बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, हमारे छोटे छोटे आयोजनों में बुलाने के बाद भी नहीं आते। तो आज ये रास्ता जो है ईमानदारी की, लगभग लगातार चोट के बाद कहीं खत्म ना हो जाए, इसको रोकने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए और जितना हम कर सकते हैं वो करने का प्रयत्न होना चाहिए, क्योंकि आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसमें ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल दीपक, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि अब बीजेपी 29-0 पर खेलना चाहती है। 28 2019 में था, आप छिंदवाड़ा में बैठे हैं, एक छिंदवाड़ा की तस्वीर और बाकी प्रदेश में आप क्या कुछ देख रहे हैं, आपका अंतिम एक जवाब मैं चाहूंगा। छिंदवाड़ा की मैंने माननीय कमलनाथ जी की सभा सुनी, मैं उसमें था, मौजूद था चौराई में। उसके बाद हम 4-5 गांव में गए। गांव की जनता को मुझे स्पष्ट रूप से जो चीज देखने को मिल रही है, क्योंकि कमलनाथ जी तो कल गांधी परिवार के सहयोगी थे। इमरजेंसी में जब गांधी परिवार का कोई साथ नहीं दे रहा था, कमलनाथ जी ने साथ दिया। इंदिरा जी ने उनको, जब जनता पार्टी 39 सीट जीती थी, 1 सीट हारी थी छिंदवाड़ा, उस छिंदवाड़ा को सीट सौंपी कि आप इसको संभालें। जो व्यक्ति कलकत्ता से आकर छिंदवाड़ा में समाहित हो गया, आज 45-44 साल की राजनीति में उन्होंने यहाँ झोंक दी। छिंदवाड़ा की सड़कें, छिंदवाड़ा की शिक्षा की व्यवस्था, छिंदवाड़ा की चिकित्सा व्यवस्था, छिंदवाड़ा के आम जन। कल हम, मेरे साथ जो लोग थे वो ज्यादातर रिटायर्ड थे, कोई टीचर थे, कोई एमपीबी में काम करते थे, कोई कोऑपरेटिव में, वो लोग मेरे साथ थे। तो मैंने कहा, मैं समझ गया कि आप लोग सब कमलनाथ जी से प्रसन्न हो। कमलनाथ जी ने आपके काम में दखलंदाजी नहीं, और शायद इसी का परिणाम है कि कमलनाथ जी आज 45 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। और मैंने लोगों से भी यही कहा कि देखिए, कमलनाथ जी की विरासत को बचाने की जिम्मेदारी आप सब लोगों की, हम सब लोग कांग्रेस का साथ थे। यहाँ निश्चित रूप से कांग्रेस जीत रही है, मैं कह रहा हूँ, दावे से कह सकता हूँ, और अच्छे वोटों से जीतेगी। लोग तो ये कह रहे कि पिछली बार की तुलना में ज्यादा वोटों से जीतेगी। लेकिन दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे, कांतिलाल जी भूरिया झापा से चुनाव लड़ रहे, मंडला और शहडोल की सीटें हैं, सीधी की सीट है, अपनी धार खरगोन की सीटें हैं। मैं दावे से कहता हूं तो 10-11 सीटों पे जो एक वन साइडेड मुकाबला था कि सबको लेने के बाद टीम में 11 खिलाड़ी नहीं रहेंगे तो खेलेंगे कैसे, आज खेल भी हो रहा है और खेल के मैदान में खिलाड़ी भी जुटा हुआ है। आप देखना कि ये 10-11 जो सीटें हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, एक शानदार चर्चा, बेबाक आपने अपनी जो राय रखी उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत आभार। तो ये थे दीपक जोशी जी, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि जो पार्टी थी जिसे पार्टी विद द डिफरेंस कहा जाता था, वो बीजेपी अब बीजेपी नहीं रही है। बीजेपी पूरी तरह से बदल चुकी है और उसमें इतनी सारे ऐसे कारक आ गए हैं जो उसको पतन की राह पर ले जा रहे हैं, और ये पतन की राह खुद उसके जो रणनीतिकार हैं, नेता हैं, उन्होंने चुनी है। और दीपक जोशी ने साफ कर दिया है, बेबाकी से कहा है कि अब जो राह उन्हें मिली उसी पे चलेंगे, और जो अपनी सच्चाई जो उन्होंने अपने पिताश्री से पाई थी, जो विरासत में उन्हें मिला है, उसे छोड़ने वाले नहीं है। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन दबाइए। साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। साथ साथ इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर भी कीजिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।